देखिए, अब तक के वीडियो में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म की कुछ कंसंट्रेशन टर्मों के विषय में जान चुके, जैसे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या होता है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी क्या होता है, परसेंटेज वी बाई वी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मल मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इस तरह की हम लोगों ने कुछ कंसंट्रेशन टर्मों को देखा था। आज हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखना है हमको। आज हमको नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखना है जिसका नाम होता है नॉर्मलिटी। क्या नाम होता है भैया? नॉर्मलिटी, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमको देखना है मोलरिटी, जो कि एक और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म होती है। देखिए, डिफिनीशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या होती है डिफिनीशन? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर का आपका सॉल्यूशन हो, क्या हो भैया? सॉल्यूशन जो हो आपके पास 1 लीटर का अगर सॉल्यूशन है, उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट है। इसमें क्या चाहिए भैया? हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, उसी के रेशियो को क्या बोल देते हैं भैया? उसको हम बोलते हैं नॉर्मलिटी। क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का सिंपल सा फार्मूला क्या आ गया? डिफिनीशन ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट किसका लिखना है? अब देखिए, आपको ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ये नहीं पता हो, मैं आगे बताता हूं आपको अगर नहीं आता। वैसे ही जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तब आपको ये सब चीजें बताई जाती है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वहां कैसे निकालते हैं, सब वहां पे आपको बताया जाता है। तो हाउ क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नॉर्मलिटी। क्या बोलेंगे? नॉर्मलिटी। और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऊपर हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट है। क्या भैया? ग्राम इक्विवेलेंट। तो यूनिट में ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाएगा। या फिर इसकी यूनिट के आगे जो भी आपका आंसर है उसके आगे कैपिटल एन लिख दीजिए, तो वो भी दिखा रहा है कि आपने नॉर्मलिटी को लिखा हुआ है। वो भी ये बता रहा है कि आपने किसको लिखा हुआ है? नॉर्मलिटी को। अब देखिए, इसके फार्मूले की बात करते हैं। तो नॉर्मलिटी के कई फार्मूले होते हैं। जैसे पहला फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के ऊपर रख दीजिए और नीचे रख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर में। तो उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी। क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी बोलते हैं। नॉर्मलिटी का दूसरा फार्मूला होता है सोल्यूट का वेट ले लीजिए। किसको ले लीजिए भैया? वेट ऑफ सोल्यूट ले लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के इक्विवेलेंट वेट से उसको डिवाइड कर दीजिए और उसमें मल्टीप्लाई किसका कर दीजिए? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये चीज आपको दिक्कत देखिए, ये आपका कहां से आया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिसॉल्व होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिसॉल्व होगा, ये तो हमको पता चल गया। ये जो आया देखिए ऊपर क्या लिखा भैया? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। इसका फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो मैंने यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला को खोल दिया। किसको खोल दिया भैया? ग्राम इक्विवेलेंट के फार्मूला खोल दिया, जो कि होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, और इसको डिवाइड कर दिया किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तीसरा थर्ड फार्मूला इसका होता है नॉर्मलिटी का, कि अगर आपको मोलरिटी मिल जाए, क्या मिल जाए? मोलरिटी, तो उसको बैलेंस फैक्टर से आप लोग डिवाइड कर दीजिए, बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मोलरिटी एंड बैलेंस फैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग नॉर्मलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नॉर्मलिटी बोलते हैं। जो हमारे पास बैलेंस फैक्टर और मोलरिटी का प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का एक और फार्मूला हमारे पास क्या आ गया? नॉर्मलिटी इक्वल टू आ गया मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। क्या आ गया भैया? बैलेंस। अब बैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि बैलेंस फैक्टर किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात, अब तक आपको क्या समझ में आना चाहिए कि नॉर्मलिटी के हमारे पास दो फार्मूले आ गए। पहला फार्मूला आया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा फार्मूला आया मोलरिटी हमको कहीं से पता हो जाए और उसका बैलेंस फैक्टर पता चल जाए।
मोलरिटी पता हो और उसका बैलेंस फैक्टर पता चल जाए तो इनके प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मलिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। आगे देखिए, अब हमारा नेक्स्ट चीज क्या है, नॉर्मल सॉल्यूशन। अगली चीज क्या है, नॉर्मल सॉल्यूशन। कि नॉर्मल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? देखिए, नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉर्मलिटी जो है 1 आ जाए। नॉर्मलिटी कितनी आ जाए, 1 आ जाए, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। तो डिफिनीशन क्या लिखी है, आ सॉल्यूशन हैविंग नॉर्मलिटी इक्वल टू 1 इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मलिटी 1 आ जाए, मतलब जब फार्मूला लगाएं तो n की वैल्यू फार्मूले के बाद क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो ऐसे सारे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपके पास फॉर्मलिटी। क्या भैया, फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मलिटी की डिफिनीशन क्या कहती है, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मासेस ऑफ द आयनिक सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला के डिफिनीशन क्या कहती है, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मासेस ऑफ द आयनिक सोल्यूट। तो पहली बात तो फार्मलिटी लगेगी किसके लिए, आयनिक के लिए लगेगी। फार्मलिटी की यूज कहां होगा, आयनिक सोल्यूट के लिए होगा, डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला क्या हो गया, मास ऑफ द आयन, क्योंकि आयनिक के लिए लगना है तो जो आपको वेट दिया जाए, वेट ऑफ द आयन, वो भी किसमें, इन ग्राम पर लीटर में। किसमें रखना है भैया, इन ग्राम पर लीटर में रखना है, ये तो यूनिट हो गई। ठीक है, और नीचे क्या लिखना है, फार्मूला मास ऑफ द सोल्यूट। नीचे क्या होगा भैया आपके पास, फार्मूला मास ऑफ द सोल्यूट। जो ये आपका फार्मूला हो गया किसका भैया, फॉर्मलिटी का, जिसका यूज आपके में केवल डिफिनीशन है, इसके सवाल भी नहीं मिलेंगे। रेयर है कि आपको सवाल मिले, और ना तो ये आपका कभी पूछा गया आज तक। ठीक है, तो फार्मूला ही है। अगर आपसे कभी पूछा भी जाएगा तो क्या पूछेगा, फार्मूला पूछ सकता है, तो फार्मूला मैंने लिखा दिया। फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ द आयन, आयन है क्योंकि आयनिक के लिए लगेगा, उसका मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक, नोट पॉइंट यहां पे क्या लिखा है, द टर्म ऑफ फॉर्मलिटी इज यूज एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द आयनिक सॉलिड। जो फॉर्मलिटी है, क्या भैया आपके पास फॉर्मलिटी, उसका यूज करते हैं हमको जब हमें कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना हो। किसकी कंसंट्रेशन, आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड की अगर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग जिस कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मलिटी, which do not exist as molecule but as the network of solid। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए वैलिड फार्मूला नहीं है। ये केवल और केवल कब लगेगा, जब हमारे पास जो नेटवर्क हो, जो क्रिस्टल हो, कैसा हो, आयनिक हो। तो ये याद रखना है। ये लाइन से आपका अगर सवाल यहां से उठाएगा फॉर्मलिटी, तो इस लाइन से पूछा जा सकता है। क्या पहला सवाल ऐसा पूछ सकता है कि फॉर्मलिटी का फार्मूला किस तरह के कंपाउंड में लगता है, तो याद रखना आयनिक में लगता है। पूछेगा क्या फॉर्मलिटी का फार्मूला मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलते हैं कुछ नोट पॉइंट देखते। आपके सिलेबस में इतनी कंसंट्रेशन टर्म है जितनी मैंने अब तक पढ़ाई। सबसे पहले आपको पढ़ाया गया परसेंटेज W/W, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज बाई मास। फिर पढ़ाया गया आपके पास परसेंटेज बाई वॉल्यूम, जिसको पढ़ा था B/V। फिर हमने पढ़ा W/V। फिर हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ppm, ppb, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, फॉर्मलिटी। इतनी चीजें हम लोगों ने अब तक पढ़ी हैं। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट। द कंसंट्रेशन टर्म विच आर अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, वो कौन। अब देखिए 13 कंसंट्रेशन टर्म आपको मैंने अब तक पढ़ाई। अब उनमें से कुछ कंसंट्रेशन टर्म ऐसी हैं जो टेम्परेचर को चेंज करने पे क्या होती है, चेंज होती हैं। पर उनमें से दूसरी कुछ ऐसी भी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें आप टेम्परेचर को चेंज कर दें या ना करें, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता। जब आपको याद हो मैंने पार्ट डिवाइड किया तो उसमें मैंने कंसंट्रेशन 2 ग्रुप में बांटा था, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। मैंने बताया था ग्रुप ए वाले जो होते हैं वो टेम्परेचर पे इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं, उनमें वॉल्यूम आता है। और ग्रुप बी में ऐसी कंसंट्रेशन टर्मों का यूज किया था जिसमें वॉल्यूम नहीं आया था, और बताया था कि इसमें टेम्परेचर को चेंज करने के बाद कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो एक वॉल्यूम रिलेटेड और एक मास रिलेटेड कुछ ऐसा बताया गया है लेक्चर नंबर 2 में, आप देख सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखा। ठीक है, तो मैंने उनको फिर दोबारा लिख दिया है
कि जहां पे मोलरिटी फार्मूला क्या था, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम आ गया बिल्कुल। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पे भी वॉल्यूम आ गया। परसेंटेज W/V में नीचे वॉल्यूम दिख रहा है, परसेंटेज V/V में वॉल्यूम दिख रहा है। तो ये सारी चीजें, वो सारी कंसंट्रेशन टर्म जिनमें वॉल्यूम का यूज होता है, वो सारी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें हमारे पास वॉल्यूम का यूज होता है, वो हमारी टेम्परेचर पे इफेक्ट करती हैं और टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाती हैं। फिर क्या होती है, दूसरी वो होती है जो हमारे टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने, इंक्रीज या डिक्रीज करने में उनमें कोई इफेक्ट नहीं आता। तो द कंसंट्रेशन टर्म विच आर नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर को चेंज करने पे चेंज नहीं होती, तो वो कंसंट्रेशन होती मास, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, परसेंटेज W/W। इनके फार्मूले आप देखिएगा, उसमें कहीं पे भी वॉल्यूम शब्द का यूज नहीं हुआ होगा। तो सिंपल से याद ये रखना है कि वो सारी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आ जाता है, जिनके फार्मूले में वॉल्यूम आता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और जिनमें वॉल्यूम नहीं आता वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगली चीज, आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? तो कितने टाइम यहाँ पर आए हुए थे? खाद वाले क्या कह रहे हैं? खाद वाले बांटते नहीं है। और कितने कितने दिन तक आप लोगों को यहाँ से जो है लौटना पड़ता है बार बार? अरे हमें एक बोरी खाद मिला थी, वहाँ महीना भर में वहाँ मिलता नहीं, दुकान से लेके बाबा। और कितने रुपए का मिलता है? यहाँ देते हैं 300 रुपया, 270 रुपया का वो उजर वाली, और 1150 का वो कन्नी वाली। आप लोग जैसे अध्यक्ष से कहते हैं खाद के लिए, ये यहाँ के जो अध्यक्ष और सचिव हैं, तो कहाँ कहा थे? कहते हैं नहीं बांटे का। आप लोग अभी 1:30 बज गया है, और आप लोग जो है 9 बजे आ गए होंगे यहाँ। 9 बजे से पहले 8 बजे। अच्छा, 8 बजे। खाना नहीं खाते करो करो ऐसे चले होते 5 बजे लो 5 बजे लो बैठा रखा था, फिर कह देते सगारी पट्टी हूँ भैया लिखता है तो उसको हाँ अभी एक बार इनको तोड़ता देते। अच्छा, कोई उस तरह का सिस्टम वाला आदमी आ गया ज्यादा पैसे देने वाला, तो उसको मिल जाती है। आज फिर नहीं बात आए हैं तार लगा। आप लोग कई दिन लौट भी जाते होंगे। अच्छा, कल भी आए थे, आज हो गया। खाद का देते कि मैं सकारे पट्टियों पूरे डिपार्ट के कहूँ हैं, हमसे कसम करा के पूछा कि कल आना, कल खाद दे चलेगी यहाँ से वहां तक वो करेंगे, ऐसा थोड़ी है। बेच लेते जितने बमने तो मांस खाए जाते हैं। हाँ ठीक। अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इन एयर, हार्डनेस ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन आर रिप्रेजेंट बाय पीपीएम। जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है और जो पोल्यूशन होता है एयर में, उनको जिस हम कंसंट्रेशन टर्म से यूज करते हैं, उस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पीपीएम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पीपीएम का। तो हार्डनेस ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस कंसंट्रेशन टर्म का यूज होता है उसका क्या नाम भैया? पीपीएम है। ठीक। अगला पॉइंट याद रखना, देखिए क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल लिखे हैं। अगर आपको मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट याद रहेगा तो सवाल जल्दी होगा। ऐसा नहीं कि निकाला नहीं जा सकता, आप निकालना जानते ही होंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है तो अगर ये याद रहेगा तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि तुरंत वैल्यू रख के आप लोग पुटअप कर देंगे। जैसे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98। कितना होता है? 98। फास्फोरिक एसिड का होता है 98। अब लिखा है C12H22O11, C12H22O11, ये होता है सुक्रोज का, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342। कितना होता है भैया? 342 होता है। अगला लिखा है एल्युमिनियम सल्फेट। क्या लिखा भैया? एल्युमिनियम सल्फेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। इसके बाद आ गया, इसका नाम किसी को याद है क्या है? ये एसिटिक एसिड। क्या भैया? एसिडिक एसिड है, और इसका भी मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। अगर नाम नहीं याद है इनके तो आप इनके सामने नाम लिखते जाइएगा, मैं बोलता जा ही रहा हूं।
C6H6 इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं भैया? बेंजीन। और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 72। कितना होता है भैया? 72 होता है। अगला है C6, नहीं 72 कह रहा हूं, 78 होगा। C6H6 का कितना होगा? 78। अगला है C6H5CH3, इसका नाम होता है टाइलुइन। क्या नाम होता है भैया? टाइलिन नाम होता है इसका। इसका नाम हमारे पास होता है टाइलुइन और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 92। टाइलुइन नाम होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 92 होता है। अगला लिखा है फिनॉल। क्या लिखा भैया? फिनॉल। फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 94। कितना होता है भैया? 94। अगला लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100। कितना होता है भैया? 100। फिर लिखा सोडियम कार्बोनेट जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 106। फिर लिखा मेथिल अल्कोहल। क्या लिखा भैया? मेथिल अल्कोहल लिखा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। फिर आपके पास है एथेनॉल। क्या भैया? एथेनॉल जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 46। कितना होता है भैया? 46 होता है। ठीक। फिर लिखा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका वेट होता है 40 और वाटर का होता है 80। तो ये आपके मैक्सिमम टाइम सवाल जो आएंगे इन्हीं में से किन्हीं का सोल्यूट बना के दिया जाएगा। तो आप इनका अगर मॉलिक्यूलर वेट याद होगा तो काफी आसानी से सवाल हो जाएंगे। ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राम इक्विवेलेंट की जानकारी दे देता हूं, क्योंकि नॉर्मलिटी के फार्मूला में जो हमने यूज किया था वो लिखा था ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा ही फार्मूला लिखा था। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रफ आइडिया दे देता हूं और इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे चलेंगे। जैसे हमने बात की ग्राम इक्विवेलेंट की, किसकी बात की भैया? ग्राम इक्विवेलेंट की। तो फार्मूला होता है गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाई होता है इक्विवेलेंट वेट। तो फार्मूला क्या आ गया भैया? ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो वेट तो दिया जाएगा। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा वो हमको निकालना आना चाहिए। क्या निकालना चाहिए भैया? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का सीधा तरीका ये होता है, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला है गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट तो दिया जाएगा, वो तो रख लेंगे ग्राम में, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है इस पे हमारी चर्चा करनी है हमको। तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मोलेक्युलर मास डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। तो जिसका भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जिसका भी आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास रख दीजिए। उसका क्या रख दीजिए भैया? मॉलिक्यूलर मास रख दीजिए और उसको बैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करिए? बैलेंस फैक्टर। अब बैलेंस फैक्टर देखिए 3 चीजों को आपको निकालना आना चाहिए। सबसे पहला होता है एसिड, बेस और किसका भैया? सॉल्ट का। तो एसिड के केस में जितने H+ होंगे उतना ही उसका बैलेंस फैक्टर होगा। बेस के केस में जितने OH- होंगे उतना ही आपका क्या होगा भैया? बैलेंस फैक्टर होगा। सॉल्ट में क्या होता है कि कैटायन और एनायन इक्वल होते हैं, तो किसी एक का चार्ज रख दें। एनी वन चार्ज, या तो टोटल कैटायन का लिख दें या फिर टोटल किसका लिख दें? एनायन का। जैसे बात की जाए H2SO4 का, किसकी बात की जाए भैया? H2SO4। और इसका इक्विवेलेंट वेट लिखना है हमको। क्या लिखना है? इक्विवेलेंट वेट। तो हमको पता है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 98। अब उसको बैलेंस फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा भैया? बैलेंस फैक्टर। H2SO4 प्लस कितने H है? 2 H है, तो इससे डिवाइड करिए। तो 98/2 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट हो गया। क्या हो गया भैया? इक्विवेलेंट वेट हो गया। मान लीजिए कल के दिन आपको NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो सबसे पहले देखिए कि NaOH है क्या। तो NaOH हमारा एक बेस है, तो बेस है और इसका मास होता है 40। इसका मास कितना होता है? 40 होता है। और इसके बाद कितने OH? 1 OH है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो इक्विवेलेंट की आपको जानकारी मिल गई। अब इसके मैं कुछ प्रॉब्लम कराता हूं। ठीक, नोट कर लीजिए जो भी नोट करना हो आपको। देखिए पहला सवाल आपका कह रहा है if 0.98 ग्राम of sulfuric acid are present in 500 ml solution find normality। क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1 में आपको बताना है नॉर्मलिटी। क्या बताना भैया? नॉर्मलिटी बताना है। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, नॉर्मलिटी बताना है, तो मैं नॉर्मलिटी के यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूं।
कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए कहीं से और ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाए। क्या मिल जाए भैया? ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाए सोल्यूट का, और उनका रेशियो ले लेंगे तो उसको हम लोग नॉर्मलिटी बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे हम लोग? नॉर्मलिटी को, उसको हम लोग नॉर्मलिटी बोल देंगे। ठीक, उसको हम लोग क्या बोल देंगे भैया? नॉर्मलिटी बोल देंगे। देखिए दिया 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वेट ऑफ H2SO4 दिया है 0.98 ग्राम। ठीक, तो अगर ये वेट है तो क्या है? H2SO4 ही सोल्यूट होगा, तो ये सोल्यूट हो गया हमारे पास। यानी कि वेट ऑफ H2SO4 बोलिए या वेट ऑफ सोल्यूट बोलिए तो इतना दिया है। साथ में आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 500 ml। कितना दिया भैया? 500 ml बोला गया है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको रखना किसमें होता है? इन लीटर। किसमें रखना होता है भैया? इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है उसको क्या करना पड़ेगा? ml को लीटर में बदलना होगा, और ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इस चीज को क्या ये लिखा जा सकता है? 500 डिवाइड बाई 1000 लीटर। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या 1/2 लीटर, और इसको लिखा जा सकता है 0.5 लीटर। यहां तक आप देखिए, अगर कोई दिक्कत हो तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आ गया 0.5 लीटर होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 0.5 लीटर होगा। अब कहीं से हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आ जाए तो सवाल को आसानी से लगाया जा सकता है। हम जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई क्या होता भैया? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ये फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट ये फार्मूला हो गया। अब हमको ये भी पता है कि गिवन वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? 0.98 ग्राम दिया है, और वो भी किस में रखते हैं? इन ग्राम में रखते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट का मैंने फार्मूला बताया अभी पिछले थोड़ी देर पहले। क्या बताया मैंने आपको? वो होता है मोलेक्युलर मास किसका भैया? सोल्यूट का, डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। तो 0.98। अब मोलेक्युलर मास सोल्यूट क्या है? H2SO4 है, तो इसका मोलेक्युलर मास 98 हो जाएगा, डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। अब बैलेंस फैक्टर H2SO4 एक क्या है? एसिड है। एसिड का मतलब जितने H उतना बैलेंस फैक्टर, तो इस पे 2H है। कितने H भैया? 2H। तो यहाँ 2 का डिवाइड लग जाएगा, ये 2 जो है यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? 0.98 इंटू 2 डिवाइड बाई 98 बन जाएगा। 98 से 98 कट जाएगा, और सीधा यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 0.02। कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ गया भैया? 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। फार्मूले में रख दीजिए भैया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट का कितना मिला है? 0.02 मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला? 0.5 मिल गया। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 100 से। तो ऊपर 2 बन जाएगा और नीचे 50 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया? 50 बन जाएगा। तो इसको कितना लिखा जा सकता है? 0.04 लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है भैया? इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.04। और यूनिट क्या होती है नॉर्मलिटी की? नॉर्मलिटी लिख दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख दीजिए। तो आपका कितनी नॉर्मलिटी आ गई? 0.04 नॉर्मल आ गया। पहला आंसर ये देख लीजिए, कितनी आसानी से सवाल किया गया। जो दिया है सबसे पहले आप उनको लिखिए, जो दिया है सबसे पहले उनको लिखिए, और जो पूछा है उसको लिख लीजिए। फिर आप देखिए हमको क्या क्या चाहिए, और इन जो गिवन चीजें उनकी मदद से क्या वो चीजें निकाली जा सकती हैं, और उनको निकाल लिया और वॉल्यूम सीधे फार्मूले में मैंने पुटअप कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूं। ठीक, इसको हटाता हूं मैं। ठीक, अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। फाइंड द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ अ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन।
तो आपसे पूछा मास, क्या पूछा भैया, मास ऑफ NaOH इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना दे दिया भैया, 250 ml दे दिया। लेकिन वॉल्यूम हमको रखना किस में होता है, लीटर में। तो क्या इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या ये 1/4 लीटर बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया, 1/4 लीटर बन जाएगा, जिसका मतलब होगा 0.25 लीटर लीटर। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 0.25 लीटर आपके पास वॉल्यूम आ गया। बोला है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, मैंने बताया सेमी का मतलब होता है कितना, हाफ। तो नॉर्मलिटी जो दी गई, नॉर्मलिटी जो दी गई आपको क्वेश्चन में, वो उसने बोल दिया 1/2 है, हाफ है। कितना भैया, हाफ है। तो आपको वेट ऑफ NaOH निकालना है। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, नॉर्मलिटी का फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो भी किसमें भैया, इन लीटर में। जबकि हमको ये पता है ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला खोल देंगे, वो फार्मूला क्या होता है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में, VL। ठीक है, गिवन वेट हमसे पूछा है तो इसको मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं भैया, x। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलेकुलर मास डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना आया भैया, 0.25 आया, इक्वल टू नॉर्मलिटी की जगह कितना रख देंगे, 1/2 रख देंगे। कितना रख देंगे, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इक्वल टू x डिवाइड बाई मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास क्या है, NaOH है, NaOH सोल्यूट है, तो उसका मोलेकुलर मास होता है 40 इंटू 0.25 डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। और NaOH के पास क्या है, ये बेस है, ये हमारे पास एक क्या है, बेस है। अगर बेस है तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, जितने OH होंगे, और इसके पास कितना OH है भैया, 1 OH है, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1 से। फाइनली जो आपके पास फाइनली जो बना वो क्या बना, 1/2 इक्वल टू x डिवाइड बाई 40 इंटू 0.25, यही बना। इस क्वांटिटी को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 40 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x। 2 ने 2 को निपटाया, यहाँ 20 बाई 0.25 इक्वल टू x। x इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है भैया, 50। कितना लिखा जा सकता है भैया, x इक्वल टू 50 और 2 डी, मतलब x की क्वांटिटी कितनी आ गई भैया, 5 ग्राम आ गया। 5 ग्राम क्या आ गया, वेट ऑफ NaOH, मतलब हेंस दिस सॉल्यूशन 5 ग्राम NaOH आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। ठीक, तो देखिए इस सवाल को भी हमने क्या, जो जो हमको पूछा है सीधे लिख लिया, दिया है जो पूछा है उसको लिख दिया। फिर मैंने फार्मूला नॉर्मलिटी का लगा दिया और सारी वैल्यू पुट कर दी और इसके बाद सॉल्व कर दिया। देख लीजिए, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब तक मैंने आपको सारी कंसंट्रेशन टर्म की जानकारी दे दी, सवाल भी काफी करा चुका हूं। 1-2 वीडियो में और कुछ सवाल आपको मैं करा दूंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज में पढ़ेंगे, जहां पे हमको पढ़ना है क्या पढ़ेंगे हम लोग, सब पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ गैसेस। क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ गैसेस, जो कि पार्ट बी होगा सॉल्यूशन चैप्टर का। तो ए पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से बोर्ड में आपके 2 सवाल मिनिमम जरूर मिलेंगे। इस पे अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।